इसे पागलखाने की गाड़ी में डाल दो। माधवी बुरी तरह बिलबिला उठी। एकाएक दरवाजे से एक बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। उसने कीमती सूट पहन रखा था, मुंह में सिगार था, लेकिन आंखों में गहरी उदासी थी। उसे देखते ही इंस्पेक्टर बलवंत और डॉक्टर रामानाथन शिष्टता से खड़े हो गए। इंस्पेक्टर बलवंत ने बड़े आदर से उससे कहा, सेठ जी, आपने क्यों कष्ट किया? टेलीफोन पर आज्ञा का आदेश दे देते, हम पहुंच जाते। ऑफिसर, सेठ ने दुखी स्वर में कहा, आप तो जानते हैं हम जनता के सेवक हैं। सेठ जी, आपको तो देश में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। आपसे बड़ा उद्योगपति इस देश में और है कौन? फिर आपकी दया ही से कितने अनाथ आश्रम, कितने विधवा आश्रम चलते हैं। हर महीने आपने 5 ऐसे नौजवानों को अच्छा रोजगार दिलाने की स्कीम निकाली है जो गरीब लड़कियों से बिना दहेज लिए शादी कर ले। इस भले समाज सुधार के काम में आप गरीबों में देवता के समान पूजे जाते हैं। बस ऑफिसर, हमारी अधिक प्रशंसा करके हमें लज्जित न करो। पिछले हफ्ते पागलखाने के निरीक्षण के समय हमें जिस दुखी बच्ची से सबसे बढ़कर सहानुभूति हुई थी, वो यही बच्ची है जो कल रात पागलखाने से भाग खड़ी हुई थी। हमारे सेक्रेटरी ने बताया था। हमने उससे पूरी जानकारी मालूम करने को कहा। अभी अभी हमें पता चला कि वो बेचारी आपके यहाँ पहुँच गई है। हमने फैसला किया है कि अब उसे पागलखाने नहीं जाने देंगे। मगर सेठ साहब, इसके ऊपर एक बच्चे के अपहरण का आरोप भी तो है। उसकी ओर से हम जमानत का फॉर्म भरे हैं। इसे हम अपने घर ले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे पोती पोते और नवासी नवासों को देखकर शायद यह अपना दुख भूल जाए। अगर भगवान ने इसका दिमाग ठीक कर दिया तो हम इसके हाथ भी पीले करा देंगे। अभी इसकी आयु ही क्या है? जो सेठ साहब का हुक्म। इंस्पेक्टर बलवंत बोला, सौभाग्यशालिनी हो तुम जिसे इतने बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। लेकिन याद रखो, अगर अब तुमने कोई पागलपन दिखाया तो सारी उम्र पागलखाने की सलाखों से सिर टकराती रहोगी और वहीं मर जाओगी। माधवी सिर से पांव तक कांप गई थी। फिर उसे खोल दिया गया। उसने होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। चंद ही घंटों में वो सचमुच अपने को पागल अनुभव करने लगी थी। अगर 2-4 दिन और पागलखाने में रह जाती तो बिल्कुल ही पागल हो जाती। फिर तो लेडी कांस्टेबल उसे बाहर लाई और एक सुंदर एक्सपोर्टेड कार में बिठाकर उसे फिर चेतावनी दी गई कि भागने का परिणाम सिवाय पागलखाने पहुंचने के और कुछ नहीं होगा, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में क्यों न चली जाए। माधवी सहमी हुई बैठी रह गई थी। सेठ साहब की कार एक सुनसान सड़क पर खड़ी हुई। फिएट कार के पास रुक गई। कार रुकते ही जय किशन फिएट से नीचे उतरा। माधवी उसे देखकर सिर से पांव तक कांप गई। जय किशन ने उसकी कार का पिछला दरवाजा खोला और बड़े नम्र स्वर में बोला, आ जाओ, तुम्हारा बच्चा उस गाड़ी में है। सेठ साहब ने पलटकर भी नहीं देखा था। बच्चे के नाम पर माधवी सब कुछ भूल गई और अनायास दौड़कर फिएट की ओर बढ़ी। पिछली सीट पर सचमुच उसका बच्चा अकेला लेटा हुआ था। माधवी ने कार में घुसकर बच्चे को गोद में ले लिया और अनायास उसे सीने से लगाकर चूमती हुई सिसक सिसक कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद कार सड़क पर दौड़ रही थी और स्वयं जय किशन उसे ड्राइव कर रहा था। वो बड़े नम्र स्वर में बोला, मुझे या हॉस्टल के किसी कर्मचारी को तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब मछली जाल में फंसती है तो हर तरह से जाल से निकल भागने का प्रयत्न करती। शायद तुमने देख लिया होगा कि जिस तरह मछली का अंतिम स्थान आदमी का आमाशय बनता है, इसी तरह तुम घूम फिर कर उसी हॉस्टल में वापस जा रही हो। हमने तुम्हें भागने का अवसर देकर ये दिखाया था कि तुम चाहे भारत के किसी भी भाग में चली जाओ, आखिर तुम्हें इसी हॉस्टल में लौटना पड़ेगा, क्योंकि औरत की मंजिल आखिर किसी मर्द का बिस्तर ही होती है, चाहे वो मर्द उसका पति हो या कोई और हो। माधवी कुछ नहीं बोली। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए थर थर कांप रही थी। अब उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए थे। वो फटी फटी आंखों से जय किशन की गर्दन को घूर रही थी। रात के ठीक 10 बजे जब माधवी अपने कमरे में थी तो शांति उसके कमरे में उसके बच्चे को लेकर आए। माधवी ने चुपचाप धीरे से बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। शांति ने धीरे से कहा, बच्चे का पेट खूब भरा हुआ है, इसे अपना दूध मत पिलाना। अगर रात में जागकर मांगे भी तो थमस में बना हुआ गरम रखा है। माधवी ने भर्राए आवाज में कहा, मेरे सीने में जो दूध उछलेगा उसका क्या होगा? शांति ने एक हल्की सी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूति भरे स्वर में बोली,